Hello students, today we will continue chapter number 1 of history, that is the French Revolution. Earlier we had seen the condition of France, and during that time Louis XVI was the king, and various steps were taken by Louis XVI to solve the economic or to improve the economic condition of France. He increased various types of taxes. We had also discussed about first estate, second estate, and third estate, and what were the difficulties of third estate, how society was facing various type of inequality, and due to which French Revolution started. So all that we had discussed. Now we will continue the fourth part of this chapter, the French Revolution. In this part, especially we have to see France abolishes monarchy and become republic. France was a monarchy. Monarchy means king's rule. किंग रूल अब ख़त्म हो गया जब नेशनल असेंबली बन गई थी, एंड दे मेड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री. विद द हेल्प ऑफ दैट दे रिड्यूस्ड द पावर ऑफ द किंग. किंग की जो पावर्स थी, उसकी मनमानी थी, वो काफ़ी हद तक नए कॉन्स्टिट्यूशन बनने से कम हो गई और फ्रांस बन गया एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. देन फ्रांस कंटिन्यू टू बी टेंस, बट फ्रांस की प्रॉब्लम्स पूरी ख़त्म नहीं हुई थी. फ्रांस अभी भी बहुत टेंस था, क्योंकि अभी भी सारे राइट्स जो लोगों को मिलने चाहिए, इक्वालिटी, ये सब अभी मिलना बाकी था. पीपल गॉट फ्यू राइट्स, and there was still some efforts were made by Louis XVI to get back to his original position. So that is why tension continued in France. Louis XVI had signed the constitution. He entered into secret negotiation. Under pressure of National Assembly, King Louis XVI had signed the new constitution, or you can say accepted new constitution, which reduced the power of the king Louis XVI, but at the same time he wanted to regain his old position, his powers again, and that is why he entered into secret treaties. कुछ सीक्रेट ट्रीटीज एग्रीमेंट्स कर लिए उसने, किसके साथ में? जो नेबरिंग कंट्रीज थी, जैसे किंग ऑफ प्रशिया जो उसके पास में था, प्रशिया एक कंट्री, उसके किंग के साथ एग्रीमेंट कर लिया, मिल के वो काम करने लगे. एंड दिस वाज अ सीरियस कंडीशन फॉर अदर किंग्स ऑल्सो, दोज हु वर रूलिंग इन द यूरोप. यूरोप में दूसरे जो किंग थे वो भी बहुत वरीड थे कि उनको भी लोग ऐसे हटा ना दें. जैसे फ्रांस में किंग का रूल लोगों ने ख़त्म कर दिया और नेशनल असेंबली बना के थर्ड स्टेट के इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत काम किया जाने लगा. तो जो दूसरी कंट्रीज यूरोप में थे वो भी बहुत चिंता में थे कि कहीं हमारा रूल भी ख़त्म ना हो जाए और फ्रांस जैसे रिपब्लिक लोग ना बना दें. सो दैट इज़ वाई ऑल द कंट्रीज ऑफ यूरोप विच वर अंडर मोनार्की सिस्टम स्टार्टेड सपोर्टिंग फ्रांस अगेंस्ट नेशनल असेंबली. और उसमें जो सबसे बड़ा सपोर्ट मिल रहा था वो प्रशिया से था, किंग ऑफ प्रशिया. And that is why the National Assembly voted in April 1792 to declare war against Prussia and Austria. So जब नेशनल असेंबली को पता लगा कि भाई ये सीक्रेट ट्रीटीज़ हुई हैं और इस कारण से जो है हमारे अगेंस्ट काम हो सकता है, तो नेशनल असेंबली ने क्या डिसाइड किया कि हम ये प्रशिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट में वॉर करेंगे. और इसके लिए बहुत सारे चेंजेस आए कंट्री में. क्या? मेनी पीपल ज्वाइन आर्मी अगेंस्ट द किंग. बहुत सारे दोज हु आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ थर्ड स्टेट स्पेशली, दे डिसाइडेड टू टेक एक्टिव पार्ट इन द वॉर अगेंस्ट किंग्स. एंड अमंग द पेट्रोटिक सॉन्ग्स भी बहुत सारे लिखे गए to encourage people against kings,
and among the patriotic songs they sang was the Marseillaise, composed by poet Robert de Lis. एक पेट्रोटिक सॉन्ग जो उस समय काफ़ी फेमस हुआ वो था मर्सेलिस. सो ये सॉन्ग इस तरह के डेवलप किए गए ताकि लोगों को एनकरेज करें, आर्मी को एनकरेज करें वॉर में अगेंस्ट किंग्स, अगेंस्ट रॉयल फैमिलीज. Then the Marseillaise is now the national anthem and it has become so important in France that it is accepted as national anthem in France. So इसकी इम्पोर्टेंस का आप अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि उस समय इस सॉन्ग ने लोगों को एनकरेज करने के लिए कितना इम्पोर्टेंट काम किया. उसके बाद द रिवोल्यूशनरी वॉर्स ब्रॉट लॉसेस. जब भी कोई वॉर होता है तो उसका नुकसान होता है. उस समय भी जब ये वॉर हुआ तो उससे कंट्री को काफ़ी नुकसान हुआ. और इकोनॉमिक कंडीशन जैसे हमने पहले देखा फ्रांस की पहले से ख़राब थी, इसीलिए लुइस 16 ने बहुत सारे टैक्सेस लगाए थे या टैक्सेस बढ़ाए थे और इस वॉर से भी नुकसान हुआ. लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन वर कन्विंस्ड दैट द रेवोल्यूशन हैड टू बी कैरिड. अभी भी बहुत ज़्यादा लोग थे फ्रांस में, वो ये चाहते थे कि रेवोल्यूशन को कंटिन्यू रखना चाहिए. कंटिन्यू क्यों रखना चाहिए? क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे थे जो पॉलिटिकल राइट्स थे लोगों को नहीं मिले थे. नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूर बना दिया था लेकिन अभी भी बहुत सारे राइट्स मिलना बाकी थे. इसलिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है इट शुड बी कंटिन्यू ताकि जो बाकी राइट्स हैं जैसे राइट टू वोट फॉर एवरीवन, राइट टू वोट फॉर वुमेन, ये सब मिल सके जो कि एक बेसिक राइट्स थे, लोगों के बेसिक अधिकार थे. तो इसलिए अपने राइट्स के लिए लोगों ने ये डिसाइड किया कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कंटिन्यू रहना चाहिए. देन जैकोबिन क्लब, दे वर टू कंटिन्यू दिस revolution against Louis 16. they made many clubs जिसमें जो एक सबसे फेमस क्लब था उस समय का एक्टिव क्लब था वो था जैकोबिन क्लब. पॉलिटिकल क्लब्स टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसीज. अभी क्या करते थे, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी उसको डिस्कस करते थे, उसमें क्या अच्छा है क्या खराब है, व्हाट इज़ गुड फॉर द कॉमन पीपल, पुअर पीपल, मिडिल क्लास पीपल, ये सारा कुछ वो डिस्कस करते थे. जिसमें एक सबसे बड़ा एग्जांपल हम देख रहे हैं जैकोबिन क्लब का. वुमेन वर आल्सो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इस क्लब में और इस रेवोल्यूशन में, पूरे फ्रेंच रेवोल्यूशन में वुमेन आल्सो प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज दे वर नॉट हैविंग राइट टू वोट. ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था उनके लिए कि दे वर नॉट हैविंग राइट टू वोट. दे वर पैसिव सिटीजन्स. जो हमने पिछले पार्ट में भी देखा था, दो तरह के वोटर्स थे, एक एक्टिव और दूसरा पैसिव. एक्टिव वोटर्स वोट देते थे, पैसिव वोट नहीं देते थे, उन्हें राइट टू वोट नहीं था. सो वुमेन वर आल्सो इन द कैटेगरी ऑफ पैसिव. द मेंबर्स ऑफ द जैकोबिन क्लब बिलोंग टू mainly to the less prosperous मतलब जो इतने अमीर नहीं थे, जो रिच नहीं थे, कॉमन लोग थे. वी आर टॉकिंग अबाउट दैट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट दीज पीपल ऑफ जैकोबिन क्लब वर मेनली फ्रॉम थर्ड एस्टेट. यदि फ्रांस की हम एस्टेट्स की बात करें तो थर्ड एस्टेट में कॉमन लोग, पेजेंट्स, वर्कर्स, आर्टिशंस, इस तरह के लोग थे, वो ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व थे. दे वर ऑल मेनली फाइटिंग फॉर देयर राइट्स. देन दे इंक्लूडेड. अब किस तरह के लोग इंक्लूडेड थे? वी हैव रिटन इन दिस पॉइंट shopkeepers, artisans such as shoemakers, pastry cooks, watchmakers, printers, as well as servants, daily wage workers. ये इस तरह के लोग थे जो कि मेनली थर्ड स्टेट में थे और यू कैन से दे वर इन जैकोबिन
clubs and fighting for their rights. Their leader, very important for one mark question also, their leader was Maximilian Robespierre. ये उनको कंसोलिडेट इकट्ठा करके उन्होंने रखा था और उन्हीं के गाइडेंस में ये सारा रेवोल्यूशन उस समय चल रहा था. Then these Jacobin clubs came to be known as Saint-Clotus. Saint-Clotus कौन थे? Literally meaning those without knee breeches. ये एक स्पेशल तरह की ड्रेस पहनते थे जो कि एक रेड कैप पहनते थे और एक ट्राउज़र पहनते थे स्पेशली. उसमें with the help of this picture you can say this trouser which was relatively shorter in length और but नी से नीचे होती थी और उसमें स्ट्रिप्स होते थे तो और रेड कैप ही पहनते थे. सो this was they were called Saint-Clotus. So they were playing important role in Jacobin club. Then Jacobins planned an insurrection. Insurrection means a violent uprising against the government के खिलाफ कोई बड़ा revolution type करना, उसे हम कहते हैं insurrection. On the morning of August 10, they stormed the palace of Tuileries. ये पैलेस था जो कि पेरिस में था, जो कैपिटल थी फ्रांस की. उसको उन्होंने कैप्चर किया एंड हेल्ड द किंग. जो किंग जो था उसको अपनी कस्टडी में ले लिया, उसको कह सके बंधक बना के रख लिया. किंग हिमसेल्फ एज होस्टेज फॉर सेवरल आवर्स. उसको अपने कंट्रोल में ले लिया, कई घंटों तक अपने कंट्रोल में रखा. सो दिस वाज वन इम्पॉर्टेंट इवेंट विच हैपेंड इन पेरिस, कैपिटल ऑफ फ्रांस, on August 10. Then the assembly voted to imprison the royal family. Imprison यानी कि उन्हें जेल में डाल दिया जाए. Because whatever they did earlier, that was against humanity, against common people. तो जो नेशनल असेंबली थी, जिसका रूल चल रहा था, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उसने ये डिसाइड किया कि इनको तो भाई जेल में बंद कर दो. देन उसके बाद इलेक्शंस वर हेल्ड. उस इलेक्शन में क्या किया? फ्रॉम नाउ ऑल मेन ऑफ 21 years and above, regardless of wealth, got the right to vote. As we discussed earlier, that third estate was not having right to vote. Complete third estate was not having. Those who were giving more taxes, केवल उन्हीं को राइट टू वोट था, बाकी लोगों को राइट टू वोट नहीं था. वुमेन को राइट टू वोट नहीं था. जो एक्टिव पैसिव सिटीजन वाली हमने बात की. अब उसमें क्या हुआ? अब इन्होंने एक नया लॉ बना लिया कि 21 years जिसकी एज है वो सब राइट टू वोट इंजॉय कर सकते हैं, वो वोट दे सकते हैं. और उसमें ये कोई क्राइटेरिया नहीं होगा कि भाई उसके पास कितनी वेल्थ है, वो कितना टैक्स देता है. ये सब क्राइटेरिया ख़त्म कर दिया. ओनली जस्ट लाइक इंडिया. अभी इंडिया में क्या है, 18 years से ऊपर जितने भी हैं, चाहे वो मेल है फीमेल है, सबको राइट टू वोट है. तो उस समय खास तौर से ये लॉ बनाया गया. इट वॉज स्पेशली फॉर मेन. ये दिक्कत अभी भी थी कि वुमेन डिड नॉट गेट राइट टू वोट एट दैट टाइम. द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वॉज कॉल्ड द कन्वेंशन. अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. अब ये इलेक्शन हुआ. इलेक्शन के बाद जो नई इलेक्टेड असेंबली बनी उसको क्या कहा? कन्वेंशन. ऑन 21 September 1792 it abolished the monarchy and declared France a republic. अब ऑफिशियली जो पूरी कोशिश चल रही थी कि किंग का रूल पूरी तरह से ख़त्म कर दें और फ्रांस को रिपब्लिक बना दें, जिसके लिए पूरा फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था, उसमें एक बहुत बड़ा चेंज आया 21 September 1792. यहाँ पे मोनार्की को ख़त्म कर दिया गया और फ्रांस वॉज डिक्लेयर्ड अ रिपब्लिक. रिपब्लिक से मतलब कि अब फ्रांस की गवर्नमेंट इलेक्ट होके बनेगी
वहाँ किंग का रूल नहीं होगा, इलेक्शन होगा, जिसको भी इलेक्ट करेंगे वो गवर्नमेंट बनाएगा। सो लुई 16 वॉज सेंटेंस टू डेथ। रिपब्लिक बनने के बाद जो लुई 16 जो रूलर था उसको क्या किया, सेंटेंस टू डेथ, उसे डेथ पनिशमेंट दे दी गई। क्यों दे दी गई? बिकॉज ऑफ हिज प्रीवियस रिकॉर्ड इन ह्यूमन एक्टिविटीज अगेंस्ट द कंट्री। इन सब को देखते हुए केस की बनाया गया, केस फाइल हुआ और उसमें उसे सजा दी गई। सो दिस वाज द एंड ऑफ लुई 16। ऑन 21 जनवरी 1793 ही वॉज एग्जीक्यूटेड, डेथ पनिशमेंट दे दी गई पब्लिकली एट द पैलेस ऑफ डी ला कॉन्कॉर्ड। यहाँ पे उसे डेथ पनिशमेंट पब्लिकली यानी सब लोगों के सामने दे दी गई। देन so this is all about the fourth part of this chapter, the French Revolution. We will all see few more changes or events of the French Revolution in next part of this chapter. Thank you and have a nice day.